अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नहीं, अस्सलाम सर। आवाज आ रही है सबको मेरी? जी सर। ऐसा लग रहा है कि आज थोड़ी सी आवाम ज्यादा है, यानी ज्यादा बच्चे आ जाएं। कुछ नए बच्चे भी हमें जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं क्लास के अंदर, जैसे कि आपका सीआर है। खैर, प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है आप लोगों का? अच्छे जा रहा है सर। सही है, इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी अच्छा ही चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारे पास आज का है गेटिंग टू नो द एंड्रॉयड यूजर इंटरफेस, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सब्जेक्ट। ठीक है, इस सब्जेक्ट का थोड़ा, इस टॉपिक का जो है थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा। और इसके बाद जो हमारा जो आज का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, उसके ऊपर फिर हम लोग जाएंगे कि हम लोग किस तरह से अपने एप्लीकेशन का ओरिएंटेशन सेट करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से जो है लेआउट्स होते हैं हमारी ओरिएंटेशन के। तो सबसे फर्स्ट कि आप लोगों को एक्टिविटी के बारे में कौन बताएगा कि बेसिकली एक्टिविटी क्या चीज होती है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर? कोई स्टूडेंट? एक्टिविटी? सर नहीं पता एक्टिविटी इसका? जो एक्टिविटी हम जैसे जो हम लोग लेआउट वगैरह बनाते हैं, ये लेआउट एक्टिविटी है। अब जब हम इसको लोड करते हैं, वहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में हमने अलग अलग एक्टिविटीज बताई भी होती हैं कि पहले ये एक्टिविटी लॉन्च हो, फिर ये वाली एक्टिविटी लॉन्च हो। तो हमने जैसे स्प्लैश स्क्रीन बनाया था, तो हम इंटेंट के थ्रू एक्टिविटी को लॉन्च करवाते हैं। नहीं, जस्ट मैंने एक्टिविटी का पूछा है कि एक्टिविटी से ही बता आपने यूजर इंटरफेस करते एक्टिविटी हैं। क्लास होती है सर, एक नहीं, एक्टिविटी क्लास है, हमारा इंटरफेस लेआउट होता है, लेआउट फोल्डर के अंदर होता है, लेआउट। और उसके अंदर क्या करते हैं, तमाम व्यूज को या व्यू ग्रुप्स को यूज करके हम लोग इसके अंदर डिजाइनिंग करते हैं। जैसे सही। कोई भी यूजर पेज डैशबोर्ड वगैरह में बनाना हो तो हम लोग उस पर बनाते हैं, एक्टिविटी के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, जिसके साथ जो है यूजर हमारे एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कुछ लेआउट्स भी पढ़ाए थे इसके अंदर, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट। जी, कॉन्स्टेंट लेआउट। ठीक है, कुछ लेआउट्स हमारे पास यहाँ पे देखिए मौजूद है। जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ समझ लो कि स्क्रीन में जो एक्टिविटी होता है हमारे पास, तो उसके अंदर जब नया एक्टिविटी लेते हो तो सिर्फ एक टेक्स्ट भी हमारे पास होता है। ठीक है, तो एक मिनट सर, दो समझ। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा काम था, इस वजह से मैंने जो है पॉज कर लिया था। अच्छा, तो अब कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास क्या है, लीनियर लेआउट आता है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा जब आप नेस्टेड वर्जन के अंदर जब आप नया एक्टिविटी लेते हो, तो उसके अंदर हमारे पास कॉन्स्टेंट लेआउट चल रहा होता है। अपनी मर्जी से हम लोग उस लेआउट को चेंज करके लीनियर लेआउट भी कर सकते हैं, रिलेटिव लेआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और जी बात, सर। ये एक्सएमएल के अंदर हमारे पास डिजाइनिंग करना बहुत ही इजी है। ठीक है, डिजाइन तो हम कर लेते हैं, तो डिजाइन हमारा क्या होता है, स्टैटिक डिजाइन होता है। अगर हम बात करें कि किसी गेम की बात करें, तो गेम में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पे डायनामिक जो है हमारे पास लेआउट होता है, यानी आपकी स्क्रीन बार बार चेंज हो रही होती है। तो
सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमें रन टाइम में डायनामिकली जो है स्क्रीन को चेंज करना होता है, यानी डायनामिकली जो है ना उसका लेआउट चेंज होता रहता है, जैसे कि हम गेम वगैरह के एग्जांपल सिंपल। अच्छा, एक और बात मैंने ये भी बताया था, जब आप लोग जब हम किसी भी एक्टिविटी को ओपन करते हैं तो हमारे एक्टिविटी का पूरा एक लाइफ साइकिल है। उस लाइफ साइकिल के अंदर जो ऑन क्रिएट का इवेंट होता है हमारे पास, उसका काम क्या होता है कि एक्सएमएल फाइल के अंदर जितने भी हमारे पास व्यूज हैं उन तमाम व्यूज को सेट करता है उन टाइम पे। ठीक है, जब हम फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं किसी भी एक्टिविटी को तो उसके अंदर से ऑन क्रिएट का जो हमारे पास इवेंट है वो ओपन किया जाता है। तो यहाँ पे नोट में यही बात लिखा है कि सम टाइम हमें क्या करना होता है कि डायनेमिकली भी हमें कॉल करना होता है, हमारे लेआउट लेआउट चेंज करनी होती है हमारी स्क्रीन की। ठीक है, जैसे गेम का एग्जांपल यहाँ पे दिया है। अच्छा, अब क्या व्यूज एंड व्यू ग्रुप्स हमारे पास क्या है, एक्टिविटी कंटेंट्स व्यूज एंड व्यू ग्रुप्स। A view is a widget that has a appearance on screen। उसके एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे पास बटन्स है, लेबल्स है, टेक्स्ट फील्ड्स वगैरह हैं, प्रोग्रेस बार है, रेंज बार है। ठीक है, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, व्यूज में आते हैं ये सारी चीजें। अब इसका एक अपना चैप्टर है, चैप्टर 4 और 5। ठीक है, उसके अंदर जो है ना इसके कंप्लीट जो है ना व्यूज के बारे में बताया गया है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते थे कि इसके अंदर एक ही एक्टिविटी के अंदर एक या एक से ज्यादा जो है हम लेआउट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्यू ग्रुप के, जैसे हमारे पास यहाँ पे है लीनियर लेआउट, एब्सोल्यूट लेआउट, टेबल लेआउट, रिलेटिव लेआउट, फ्रेम लेआउट, स्क्रॉल व्यू। ठीक है, अब यहाँ से हमने कौन कौन से यूज किया, लीनियर और रिलेटिव। बाकी टेबल टेबल लेआउट, फ्रेम लेआउट, स्क्रॉल व्यू और ये तमाम चीजें हमने यूज नहीं की। ठीक है, और इससे हटके हमने कॉन्स्टेंट लेआउट भी पढ़ा था। तो यहाँ पे कुछ आपको मैं एट्रीब्यूट्स वगैरह बता देता हूँ कि लीनियर लेआउट हो या रिलेटिव लेआउट हो तो इनके अंदर कौन कौन से जो है ना कुछ एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लीनियर लेआउट की। तो लीनियर लेआउट बेसिकली किस लिए हम लोग यूज करते हैं, या तो हमें जितना भी जो डेटा है, यानी जो व्यू ग्रुप से बटन्स, टेक्स्ट फील्ड वगैरह या इमेजेस वगैरह, अगर हमें उनको कॉलम वाइज या रो वाइज जो है नी वर्टिकल या ओरिजेंटल शो करवाना हो तो हम क्या करते हैं, लीनियर लेआउट यूज करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ओरिएंटेशन का हमारे पास देखे हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो है ना सेट करते हैं लेआउट के वर्टिकल जो है हमारे व्यूज को जो है शो करे या हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास विड्थ और हाइट इसके अंदर होते हैं। विड्थ आपको पता है क्या है, इसकी चौड़ाई के लिए, और हाइट जो है लंबाई के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है फिल पेरेंट। तो फिल पेरेंट या मैच पेरेंट का मकसद ये होता है कि इसके जो पेरेंट है, यानी फॉर एग्जांपल आपने जो है ना एक नेस्टेड लेआउट ले लिया। ठीक है, रिलेटिव लेआउट या लीनियर लेआउट के अंदर जो है आपने क्या किया कि नेस्टेड लीनियर लेआउट लिया। आप उसके साइज, इसकी जो पेरेंट होगी लेआउट, जब आप फिल पेरेंट या मैच पेरेंट करोगे तो उसके मुताबिक जाके ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। सेकंड हमारे पास यहाँ पे आता है wrap कंटेंट। wrap कंटेंट का मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जितनी बड़ी साइज होती जाएगी इसके अंदर टेक्स्ट की या दूसरे व्यूज की, तो उसके मुताबिक जो है ना इसका साइज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब यहाँ कॉमन एट्रीब्यूट्स की बात करें तो कॉमनली यूज होते हैं हमारे पास लीनियर लेआउट के अंदर, लेआउट विड्थ, हाइट, ये हमारे पास हो गए कि चौड़ाई के लिए, और ये जो है लंबाई के लिए। उसके बाद क्या होता है मार्जिन, टॉप मार्जिन, यानी ऊपर से अगर हमें थोड़ा स्पेस देना हो, बॉटम लेआउट के नीचे से जो है लेआउट के बाद जो चीजें हैं उनसे थोड़ा स्पेस देना हो, लेफ्ट साइड स्पेस देना हो, राइट साइड स्पेस देना हो। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आती है यहाँ पे ग्रेविटी। अच्छा, अब लेआउट ग्रेविटी का काम क्या होता है कि इसमें हाउ चाइल्ड व्यूज आर पोजिशन, यानी लीनियर लेआउट के अंदर जितने भी हमारे पास व्यूज होंगे, जैसे टेक्स्ट फील्ड हो गया, बटन वगैरह होंगे, कि उनको किस पोजीशन में जो है हमें क्या करना है, शो करवाना होगा। जैसे मोस्टली हम लोग ये करते हैं कि सेंटर कर देते हैं। ठीक है, आप इन इसके अलाइनमेंट को ग्रेविटी के साथ, हम ग्रेविटी को एज हम लोग अलाइनमेंट भी जो है ना इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी के जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तमाम जितने भी चाइल्ड व्यूज हमारे पास हैं उनको लेफ्ट, राइट और सेंटर पोजीशन पे जो सेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद क्या है लेआउट वेट।
ठीक है। अब लेआउट देखो, वेट अलग है और वेट आई। वेट क्या करता है कि स्पेसिफाइज हाउ मच ऑफ द एक्स्ट्रा स्पेस इन द लेआउट शुड बी allocated टू द व्यू। यानी इस लेआउट के अंदर कितना जो है एक्स्ट्रा स्पेस किसी भी लेआउट को allocate होना चाहिए। यानी आप एक लेआउट के अंदर रह के क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लेआउट जो विड्थ है मैं दे देता हूँ 1, ठीक है। 1 दिया तो 1 के बाद ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जितने भी लेआउट आते जाएंगे उन सबको 1 1 कॉलम में डिवाइड करता जाएगा, सबको जो है ना सेम सेम साइज जो है ना प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उसके बाद हम एक्स और वाई, हम अपनी मर्जी से अगर स्पेस देना चाह रहे हो एक्स और वाई पोजीशन, तो उससे क्या होगा कि हम लोग सिर्फ नंबर लिखेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट यानी हॉरिजॉन्टल और वाई यानी वर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ से भी हम अपनी मर्जी से स्पेस दे सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कितना स्पेस हो लेफ्ट साइड से, और वर्टिकल टॉप से जो है कितना स्पेस। क्या लिखा हुआ है, नोट चेक करते हैं कि सम ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन अ व्यू इज इन अ स्पेसिफिक व्यू ग्रुप, ठीक है। आप व्यू कौन सा है कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप में, फॉर एग्जांपल द लेआउट वेट एंड लेआउट ग्रेविटी एट्रीब्यूट्स आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन अ व्यू इज इन ईदर अ लीनियर लेआउट और अ टेबल लेआउट, ठीक है। तो ये कहाँ पे जो है ना काम ज्यादा आती है, दोनों जो है ना टेबल लेआउट या लीनियर लेआउट के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल एक प्रोग्राम है, एग्जांपल है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे क्या, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि हम जो है इसके पोजीशन डीपी, एसपी, पीटी और पीएक्स में दे रहे होते हैं, ठीक है। When specifying the size of an element on an Android UI, you should be aware of the following units of measurements, ठीक है। जैसे हम लोग वेब वेब डिजाइनिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे तरीके थे साइज के भी, जैसे पिक्सल में हमें देना होता था या नॉर्मली हम लोग डायरेक्ट ले लेते थे, और जो है हम परसेंटेज के अंदर भी साइज वगैरह डिफाइन करते थे। जब यहाँ पे देखें डीपी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल, यानी 160 डीपी इज इक्वल टू 1 इंच। अगर आपको 1 इंच का साइज देना है तो उसका मतलब क्या है कि 160 डीबी आप दोगे, तो उसका मतलब क्या होगा कि 1 इंच ऑफ फिजिकल स्क्रीन साइज, यानी कोई भी आपकी स्क्रीन साइज होगी फिजिकली की बात हो रही है, तो 1 इंच के इक्वल होगी 100 जो है ना 160 डीबी। दिस इज द रिकमेंडेड यूनिट ऑफ मेजरमेंट व्हेन स्पेसिफाइंग द डायमेंशन ऑफ व्यूज। जब आप व्यूज की डायमेंशन या लेआउट वगैरह के अंदर कोई साइज देना हो तो हम किसमें देंगे, डीपी के अंदर देंगे, ठीक है। यू कैन स्पेसिफाई इधर डीपी और डिप when referring to a density independent pixel, यानी लेआउट के अंदर हमेशा जो लीनियर लेआउट और टेबल टेबल लेआउट, फ्रेम लेआउट, रिलेटिव लेआउट, तो इनके अगर साइज आपको सेट करने हो तो आप क्या करोगे, डीपीस के अंदर सेट करोगे। और 160 डीपी किसके इक्वल होता है हमारे पास, 1 इंच के इक्वल होता है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं एसपी, स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल। This is similar to DP and is recommended for specifying font size. अगर आप कोई भी font size दे रहे हो, यानी जो टेक्स्ट आपने लिखा है टेक्स्ट की साइज आपको बड़ी छोटी करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एसपी यूज करेंगे। इसका नाम क्या है, स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, पीटी, यानी पॉइंट। अ पॉइंट इज डिफाइंड टू बी 1 डिवाइड बाय 72 ऑफ एन इंच, ठीक है। यानी 1 इंच को हमने 72 से डिवाइड किया बेस्ड ऑन द फिजिकल स्क्रीन साइज। और उसके बाद हमारे पास है पीएक्स। पीएक्स हमारे पास क्या है, पिक्सल, जो हम पहले भी वेब के अंदर देते थे। corresponds to actual pixels on the screen, using this unit is not recommended, ठीक है। यानी इस यूनिट को आप जो है ना रिकमेंडेड नहीं करता कि आप पिक्सल यूज करो, as your UI may not render correctly on devices with different size screen size। यानी अगर आपके पास डिफरेंट स्क्रीन साइजेस है, आप इसकी एग्जांपल यहाँ पे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए हमारे पास दो डिफरेंट स्क्रीन साइजेस है, ठीक है, दो एमुलेटर्स है। अब देखो लेआउट सेम है, प्रोग्रामिंग सेम हुआ हुआ है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कुछ ज्यादा स्पेस हमारे पास जो है ना बाकी रह गया। यहाँ देखो के फॉन्ट की साइज भी छोटी है, और इस फिगर के अंदर देखो यहाँ पे बड़ी है साइज और यहाँ पे साइज छोटी है, ठीक है। तो हमेशा जो है ना आपको डिजाइन इस तरह से करना है, अपनी एप्लीकेशन के तमाम स्क्रीन के लिए जो है वो फिक्स रहे। तो इसीलिए अगर आपको साइज देना है तो डीपी के यूज करोगे, अगर आपको फॉन्ट साइज वगैरह देना है तो आप क्या करोगे, एसपी यूज करोगे।
ठीक है, तो ये दोनों जो है ज्यादा साइज चलते हैं आपके पास, जो रेजोल्यूशन के साइज की एग्जांपल से सेम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, फिगर 3-4 क्या शो कर रहा है, शोज दैट द बटन इज अलाइन टू द राइट ऑफ इट्स पेरेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस कोड को, तो बटन है, यहाँ पे देखें लीनियर लेआउट है, इसको हमने क्या किया वर्टिकल, वर्टिकल मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है, तो टेक्स्ट भी हमने लिया, इसको जो है ना विड्थ हाइट देने के बाद टेक्स्ट इसके अंदर हमने लिखा। अच्छा, अब बटन है हमारे पास। ठीक है, तो बटन को हमने क्या किया, टेक्स्ट दिया, ग्रेविटी हमने राइट कर दी, यानी आप क्या करो, इसकी जो पेरेंट लेआउट होगी उसके राइट साइड पे जाएगी, अलाइनमेंट राइट होगी। तो यहाँ देखो हमने अलाइनमेंट राइट किया है, और उसके बाद हमने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लिया है, और एडिट टेक्स्ट को हमने क्या किया, फिल पेरेंट और ग्रेप कंटेंट, और उसकी साइज हमने यहाँ पे जो है ना डिफाइन कर दी, यानी वेट इसका 0.8 हमने रखा, और साइज 18 SP हमने कर दिया। अब ये लेआउट है। ठीक है, अब इस लेआउट के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं। शोज दैट द बटन इज अलाइन टू द राइट ऑफ इट्स पेरेंट। ठीक है, अपने पेरेंट के राइट साइड है, which is the linear layout. Using the layout gravity attribute at the same time, you use the layout weight attribute to specify the ratio in which the button and edit text views occupy the remaining space on the screen. The total value of the layout weight attribute must be equal to 1. अच्छा, अब वेट के बता देखो इनमें क्या किया, 0.8, यानी 0.2 जो हमारे पास स्पेस है वो इन्होंने जोड़ दिया था, और इसने यहाँ पे इसको सेंटर किया होगा 8 को, नहीं सेंटर नहीं किया। अब देखो वेट से ये हो रहा है कि इसने क्या किया कि पूरा का पूरा जो है ना इसका जो वेट था और इसकी जो हाइट थी सब पूरी के पूरी जो इसने कवर कर ली, जितने भी जो है ना स्पेस बाकी थे। तो वेट का एक जो है ना, वेट का जो है ये भी एडवांटेज है, और टोटल वेट आप कितना रख सकते हो 1, यानी 0.0 से 1 वेट आप रख सकते हो। और नॉर्मल ज्यादातर हम वेट जो है कहाँ यूज करते हैं, कार्ड व्यू के अंदर। अब इसके बाद एब्सोल्यूट लेआउट। एब्सोल्यूट लेआउट में क्या होता है कि एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इट्स चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन का जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है वहां पे ये क्या करेगा, उसको फिक्स करेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि हमने क्या बोला, एक्स और वाई। ठीक है, पोजीशन हमने सेट कर दी, जैसे हमने बताया ना एक्स क्या हॉरिजॉन्टल और वाई क्या है वर्टिकली। ठीक है, स्पेस देने के लिए। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, बटन दोनों फिक्स हो गए। अच्छा, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द एब्सोल्यूट लेआउट व्हेन द एक्टिविटी इज viewed on a high resolution। हम इस एक्टिविटी को किसी हाई रेजोल्यूशन के अंदर देखेंगे स्क्रीन में। फॉर दिस रीजन द एब्सोल्यूट लेआउट हैज बीन deprecated since Android 1.5, although it is still supported in the current version. अच्छा, you should avoid using the absolute layout in your UI as it is not guaranteed to be supported in future versions. ठीक है, एब्सोल्यूट लेआउट आप कभी यूज नहीं करना है, एक तो बड़े रेजोल्यूशन में भी इसके प्रॉब्लम्स हैं, और सेकेंड हो सकता है कि आने वाले जो हमारे वर्जन्स होंगे उनके अंदर ये एब्सोल्यूट लेआउट खत्म हो चुका होगा। जैसे हमारे पास अब कॉन्स्टेंट लेआउट चल रहा है, तो एब्स्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट लेआउट हमारे पास से खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे देखें, जैसे अगर बड़े स्क्रीन में हम लोग आए, अब यहाँ पे देखो कि हमने इस स्क्रीन के मुताबिक क्या किया था, इसके साइज सेट कर दिए थे। ठीक है, लेकिन जब हम बड़ी स्क्रीन के अंदर जब हम ओपन करेंगे अपनी एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे देखो इनके साइज आउट हो चुका है। पहले यहाँ नीचे शो हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे सेंटर से थोड़ा नीचे शो हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप समझ में आपको ये होना चाहिए कि आपको जब डिजाइन करने बैठे तो किस तरह से आपको डिजाइन करना है, यानी इस तरह डिजाइन करना है अपने एप्लीकेशन को तमाम स्क्रीन के लिए जो है अवेलेबल हो। अच्छा, टेबल लेआउट, टेबल आपको पता है हमारे पास क्या होती है, रोज और कॉलम्स होते हैं टेबल्स के अंदर। ठीक है, द टेबल लेआउट ग्रुप्स व्यूज इनटू rows and columns. We use the table row element to designate a row in the table। ठीक है, टेबल रो जो हमारे पास ये एट्रीब्यूट है, इसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम लोग HTML के अंदर TR यूज करते थे। So each row can contain one or more view। Each view you place within a row forms a cell। ठीक है, हर एक व्यू जो आप रो के अंदर डालते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल यानी कॉलम।
The width of each column is determined by the largest width of each cell in the column. यानी इस रो के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी width क्या है 120 और इसकी width क्या है 200। अब जो कॉलम की साइज होगी तो कहाँ से पता चलेगा हमें? यहाँ पे देखो सबसे लार्जेस्ट हमारे पास कहाँ से ये रहा 200 पिक्सल। तो एक कॉलम सेल की साइज हमारे पास 200 होगी इस रो के अंदर। यहाँ पे देखें इस तरह से इसने जो है ना एक रो लिया, रो के अंदर यूजर ने और उसके सामने जो है ना एडिट टेक्स्ट पासवर्ड, एडिट टेक्स्ट, उसके बाद जो है रिमेम्बर पासवर्ड और लास्ट में लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे देखें एक रो लिया, उसने क्या किया उस रो के अंदर जो फर्स्ट एक सिर्फ ने बटन दिया, इस वजह से ये बटन यहाँ पे आ रहा है। तो जब हमारे पास लीनियर लेआउट था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली अरेंज करने के लिए चीज़ों को, ओरिएंटेशन को, तो हमें टेबल लेआउट की क्या ज़रूरत है? नहीं जरूरत होती है ना, टेबल लेआउट की जरूरत नहीं होगी आपके, बहुत जगह पे काम आ सकता है। और एग्जाम्पल के कोई अगर लिस्ट आपको जो है ना लिस्ट वगैरह के लिए तो क्या लिस्ट लेआउट वगैरह है, ठीक है। लेकिन उन लिस्ट लेआउट वगैरह को अंदर हम कोई क्या कर सकते हैं, कस्टम कस्टम लेआउट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कस्टम लेआउट बनाने के लिए हमें टेबल की जरूरत पड़ सकती है। हमारी मर्जी है कि हम टेबल लेआउट यूज करें या हम लीनियर यूज करें या कॉन्स्टेंट यूज करें, वो डिपेंड करता है हमारे अपने ऊपर। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ साइज छोटा हो रहा है, ठीक है। भाई बता रहे नो टेट इन द preceding example there are 2 columns and 4 rows. In the table layout, the cell directly under the password text view is populated with an text view empty element. If you don't do this, the remember password checkbox will appear under the password text view. ठीक है, यहाँ देखें। अब यहाँ पे अगर आप क्या करते हो कि साइज अगर इसकी बढ़ जाए तो भी ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाता है। एक मिनट, इसको हम देखते हैं कि इसको किस तरह से ये कॉल्ड स्पिन या रॉ स्पिन कर रहा है। सेम एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, चेक बॉक्स, ठीक है। तो इस चेक बॉक्स को हमने क्या किया, सिर्फ रैप कंटेंट किया, फील्ड पेरेंट किया, आईडी दिया और रिमेम्बर पासवर्ड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे क्या टेबल रो है, ठीक है। टेबल रो के बाद हमने यहाँ पे किया टेक्स्ट व्यू हमने लिया, ठीक है। अगर हमें टेक्स्ट व्यू को ले रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि रिमेम्बर मी यहाँ पे आ रहा है साइड पे, हालांकि हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू के अंदर और कुछ भी नहीं लिखा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये रहा देखो, ये हमारे पूरा टेबल रो है। टेबल रो के अंदर हमने यहाँ पे 2 व्यूज दिए, एक चेकबॉक्स है और सेकंड हमारे पास क्या है, टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो टेक्स्ट व्यू के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा। अब इस स्क्रीन में देखो हमें कहाँ नजर आ रहा है रिमेम्बर पासवर्ड, इस साइड पे। अगर हम टेक्स्ट व्यू को हटा देते हैं, टेक्स्ट व्यू को हटाने के बाद क्या होगा कि लेफ्ट साइड पे आ जाएगा रिमेम्बर पासवर्ड और इसका साइज भी जो है ना बढ़ जाएगा, और सेकंड जो हमारे पास जो भी लेआउट होगी उसका क्या होगा, साइज कम हो जाएगा। अब टेबल व्यू को भी हम किस तरह से यूज करते हैं, यानी रिलेटिव लेआउट लिया या लीनियर लेआउट लिया, फिर उसके अंदर हम टेबल यूज करेंगे, फिर उसके बाद अगेन बाहर निकल के हमें दूसरा डिजाइन बनाना, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, टेबल लेआउट यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं रिलेटिव लेआउट के अंदर। रिलेटिव लेआउट भी आप लोगों ने जो है ना देख लिया होगा, लेकिन रिलेटिव लेआउट के अंदर जो है ना कुछ चीजें हमारे पास होती है। देखिए नीचे टेबल बना होगा, टेबल नहीं है इसके अंदर। वहां ऊपर हमने क्या देखा था रिलेटिव लेआउट के अंदर के मार्कर्स वगैरह के साथ हम लोग सेट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है हमारे पास अलाइन पेरेंट टू टॉप, ठीक है। यानी जो आपकी लेआउट है, देखिए यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, टेक्स्ट भी ले रहे हैं और फिर दूसरा क्या ले रहे हैं हम लोग, एडिट टेक्स्ट ले रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बटन है। अब एक चीज आप लोग नोट करोगे, इन तमाम के तमाम जितने भी हमारे पास व्यूज है, इन सबको हमने क्या दिया हुआ है, आईडी भी असाइन किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये चीजें सारी जो है ना सेम है, जैसे टेक्स्ट है, वेट और हाइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, आर लेआउट, ठीक है। 1v1 कमेंट्स है, ये क्या है, टेक्स्ट कमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इस जो एडिट टेक्स्ट है हमारा, इसको हमने कहाँ पे सेट किया, हमने बोला लेआउट
अलाइन लेफ्ट, अच्छा किसके लेफ्ट साइड पे कर दो, इस वाले के लेफ्ट साइड पे सेट कर दो, और जो है ना बिलो ये वाली आईडी, यानी इसके नीचे और लेफ्ट साइड पे करना है सेट। अब अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट व्यू हमारे पास क्या किया, जो कमेंट्स लिखा हुआ उस पर, तो कमेंट्स के इसने क्या कर दिया, लेफ्ट साइड भी सेट कर दिया, ठीक है, यानी नीचे और लेफ्ट साइड इसमें सेट कर दिया। बाकी हमने यहाँ पे उसको जो है ना साइज इतना बड़ा दिया है कमेंट की वजह से, उस वजह से ये बड़े साइज में आता है। अच्छा अब बात करते हैं सेकंड दो बटन की। यहाँ पे देखिए बटन है, बटन का आईडी क्या है, बटन सेव। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बिलो यानी किसके नीचे हो, टेक्स्ट कमेंट के, तो टेक्स्ट कमेंट हमारा कौन सा है, ये रहा, ठीक है, टैग एडिट टेक्स्ट, जो ये हमारे पास ये टेक्स्ट कमेंट जो है नजर आ रहा है, हमने कहा इसके नीचे कर दो, ठीक है, इसके नीचे आ गए। अच्छा नीचे आने के बाद फिर हमने क्या कहा इसको, कि अलाइन राइट, यानी टेक्स्ट कमेंट के क्या करो, नीचे भी कर दो और उसके राइट साइड पे भी करना है आपको। तो ये राइट साइड में हमारे पास कैंसल आ गया और उसके नीचे भी आया। बटन यहाँ पे है, बटन एक बटन कैंसल, ठीक है, सॉरी साइड पे आ गया, और बटन कैंसल, तो ये क्या गया, टेक्स्ट कमेंट और लेफ्ट साइड। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये लेफ्ट साइड भी हो गया, और जो है टेक्स्ट कमेंट के जो है ना नीचे और लेफ्ट साइड पे ये रहा कैंसिल का बटन, ये राइट साइड पे आ गया सेव का बटन। अब अगर मैं चाहता हूँ कि कैंसिल वाला बटन मुझे सेव पे नीचे जो है ना लाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास कैंसिल वाले बटन है, ठीक है, तो कैंसिल वाले बटन में मैंने बिलो क्या किया, अब टेक्स्ट कमेंट नहीं दूंगा मैं, मुझे किसके नीचे लाना है, इसके बटन सेव के नीचे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आईडी क्या दूंगा, बटन सेव दूंगा, और बटन सेव देने के बाद यहाँ पे अब मुझे लेफ्ट साइड करना है या राइट साइड करना है, मैं जो है ना यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ करता हूँ राइट, ठीक है, जैसे ही मैंने राइट सेलेक्ट किया तो क्या हो गया, ये उसके राइट साइड पे और नीचे आ जाएगा, सेव वाले बटन के यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये सारे लेआउट्स के जो है ना तरीके हैं, जिसमें क्या है, अलाइन पेरेंट ऑफ, पेरेंट के लेफ्ट करना है, अलाइन लेफ्ट करना है, राइट करना है, यानी बिलो नीचे करना है, सेंटर हॉरिजॉन्टल करना है। तो रिलेटिव लेआउट के अंदर हमारे पास ये तमाम व्यूज जो है यूज होते हैं। फ्रेम लेआउट हमने नहीं पढ़ा अभी, फ्रेम लेआउट हम आएंगे जब आगे मैं क्या पढ़ाऊंगा, जब हम टेब लेआउट वगैरह पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम फ्रेम लेआउट पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रेम लेआउट, फिर उसके बाद कि बेसिकली टेब लेआउट होता है क्या है। तो हमारे पास सेकंड आता है नेविगेशन व्यू, नेविगेशन व्यू के लिए भी हम फ्रेम लेआउट को यूज करते हैं, अच्छा सा जो है नेविगेशन बार बनाने के लिए। तो ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अब हम चलते हैं आज के टॉपिक के अंदर, कि आपको लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट के बारे में पता चल गया, टेबल लेआउट के बारे में पता चल गया, ठीक है, कि किस तरह से इनके अंदर हम सेटिंग्स को जो है ना सेट करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं अपेंडिंग टू डिस्प्ले ओरिएंटेशन, ठीक है, ये आपका टॉपिक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ मॉडर्न स्मार्टफोन इज देयर एबिलिटी टू स्विच स्क्रीन ओरिएंटेशन, एंड एंड्रॉइड इज नो एक्सेप्शन, ठीक है। अच्छा अब एक और अच्छा फीचर है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल ओरिएंटेशन को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, जब आप उसको फुल स्क्रीन में करते हो, तो फुल स्क्रीन में क्या होता है कि वो लैंडस्केप हो जाता है, ठीक है, आप लैंडस्केप करके देखो ताकि स्क्रीन साइज बड़ी हो, पोर्ट्रेट करके नहीं देखते। तो उसमें क्या बताता है, एंड्रॉइड सपोर्ट टू स्क्रीन ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अच्छा by default when you change the display orientation of your Android device, the current activity that is displayed will automatically redraw its content in the new orientation. अब यहाँ पे क्या होता है, जब कभी भी आप एंड्रॉइड की स्क्रीन को, मोबाइल की स्क्रीन को शो यानी चेंज करते हो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप या लैंडस्केप से पोर्ट्रेट, तो उस टाइम क्या होता है, जितने भी व्यूज यानी आपके लेआउट के अंदर जितने भी लेआउट्स हैं, जैसे एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट फील्ड, बटन्स वगैरह, ये क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय के दोबारा से जो है क्रिएट किए जाते हैं। उनको कौन क्रिएट करता है, ऑन क्रिएट का इवेंट जो फंक्शन है हमारे पास, ये क्या करता है, दोबारा से इनको क्रिएट करता है
और साइज के ऊपर, यानी उस स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, व्हेन यू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ एंड्रॉइड डिवाइस, यू करंट एक्टिविटी इज एक्चुअली डिस्ट्रॉयड एंड देन रिक्रिएटेड। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय के दोबारा से क्रिएट होता है। अच्छा, however when the views rate drawn in their original location, ठीक है, दोबारा से उसके अपने ओरिजिनल लोकेशन में होते हैं जो आपने लेआउट बनाने के टाइम पे फिक्स किया होगा। अच्छा, अक्सर एक चीज ये भी नोट किया होगा, अगर किसी के पास ऐसा मसला आया हो, किसी ने नोट किया होगा कि फॉर एग्जांपल हमने जो लॉगिन स्क्रीन बनाई है, ठीक है, लॉगिन पेज जिसके अंदर आप लोगों ने टेक्स्ट फील्ड और बटन लिए हैं, दो ईमेल और पासवर्ड के। अगर आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप करो, तो वहां पे देखना कि आपको एक तो आपके पास स्क्रॉलिंग का ऑप्शन नहीं होगा कि आप स्क्रॉल नहीं कर सकते अपनी स्क्रीन को, क्योंकि आपने स्क्रॉल व्यू यूज ही नहीं किया होगा। और सेकंड ये होगा कि आपके जो एडिट टेक्स्ट फील्ड है या बटन है, उनमें से कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको शो ही नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप जब लैंडस्केप करते हो तो साइज चेंज हो जाती है, विड्थ ज्यादा हो जाती है और हाइट कम हो जाती है। जब आप पोर्ट्रेट देखते हो तो पोर्ट्रेट के अंदर क्या होता है, हाइट ज्यादा होता है और विड्थ कम होता है। ठीक है, तो सिर्फ यही वजह है कि आपको ये चैप्टर जो है ना पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से आप जो है सेटिंग करोगे अपनी लोकेशन को। अच्छा, अब यहाँ क्या फिगर 3-13 shows one of the examples illustrated earlier displayed in the both portrait and landscape mode। ठीक है, अब जो मेरा फिगर है 3-13 3 of 13, तो इसमें क्या किया गया, हमें कुछ एग्जांपल्स दिखाए गए हैं, ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के। एज यू कैन ऑब्जर्व इन लैंडस्केप मोड अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस ऑन द राइट साइड। यानी यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास लैंडस्केप है और ये हमारे पास पोर्ट्रेट है। हमने डिजाइन किस हिसाब से किया था, पोर्ट्रेट के हिसाब से। ये सेम लेआउट है जो हमने ऊपर डिजाइन किया था। लेकिन जब हम आते हैं यहाँ पे लैंडस्केप करते हैं या टेबलेट के अंदर हम ओपन करते हैं इस लेआउट को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि राइट साइड हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेस खाली है। यानी राइट साइड हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेस है और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, बिल्कुल हमारा जो लेआउट है पूरा लेफ्ट साइड पे जो है ना, लेफ्ट साइड के साथ बिल्कुल चिपका हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो है ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट आप लोगों ने अगर मल्टीमीडिया के अंदर पढ़ा होगा, सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि एंकर पॉइंट क्या होता है, कोनों को बोलते हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर है क्या क्या करो, द इजीएस्ट वे इज टू एंकर यूर व्यूज टू दी फोर एजेस। यानी जो चारों कोने हैं आपके, यानी टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। ठीक है, आप क्या करो, अपने लेआउट्स को इस तरह से डिजाइन करो कि वो चारों एजेस के साथ जो है हाँ, यानी क्लोज हों, चिपके हुए हों। इससे ये होगा कि आपका लेआउट जो भी हो, चाहे जो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट हो, लेकिन आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा क्या है, रीसाइजिंग एंड रेस्पोजिशन। यानी आप अपने स्क्रीन या लेआउट्स के साइज को इस तरह से सेट करो कि वो ऑटोमेटिकली क्या हो, और लेआउट के साथ साथ उनकी साइज भी बढ़ती जाए। जैसे अक्सर मैं विड्थ क्या रखता हूँ, विड्थ जब भी देखा होगा कि मैं जब टेक्स्ट वेट लूँ या मैं टेक्स्ट व्यू लूँ, या सेकंड जो है मैं एडिट टेक्स्ट लूँ या बटन लूँ, मैं हमेशा अपने साइज को क्या रखता हूँ कि मैच पेरेंट या फिल पेरेंट रखता हूँ। ठीक है, या तो मैं ग्रेविटी को सेंटर रखता हूँ, ताकि कोई भी लेआउट हो तो उस लेआउट के मुताबिक हमारा जो है ना जितने भी व्यूज हो तमाम के तमाम ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। यानी डायनामिक या जो रेस्पॉन्सिव जिसे हम लोग बोलते हैं वेबसाइट्स के अंदर, कि ऑटोमेटिकली जो है ना रेस्पॉन्स हो जाए। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एंकरिंग कुड बी इजीली अचीव बाय यूजिंग रिलेटिव लेआउट। कंसीडर द फॉलोइंग मैन एग्जांपल डॉट कॉम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमने रिलेटिव लेआउट लिया। यहाँ पे बटन के हमने क्या दिया, हमने बोला पेरेंट लेफ्ट। ठीक है, अलाइन पेरेंट लेफ्ट। हमने बोला जो हमारा पेरेंट है, पेरेंट क्या हमारे पास, ये रिलेटिव लेआउट है। तो रिलेटिव लेआउट के कहाँ करो, लेफ्ट साइड पे करो और टॉप में करो, यानी टॉप ऑफ लेफ्ट। सेकंड बटन हमने लिया, उसको हमने क्या किया, टॉप ऑफ राइट। थर्ड बटन हमने लिया, उसको हमने क्या किया, लेफ्ट ऑफ बॉटम। यानी बॉटम लेफ्ट साइड पे करना है और बॉटम राइट करना है। और यहाँ पे हमने क्या किया, सेंटर वर्टिकल और सेंटर ओरिजेंटल, यानी दोनों साइड से हमने क्या किया, इसको थ्रू कर दिया, ताकि ये जो 5th बटन है हमारे पास, ये क्या हो जाए, सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ये लेआउट था, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। और यहाँ पे हमने क्या किया, ओरिजेंटल और वर्टिकल और जो है ओरिजेंटल सेंटर हमने थ्रू कर दिए।
तो इससे क्या हुआ कि आपके साइज कोई भी हो, यहाँ पे देखिए साइज अब हमारे पास चेंज हो गई, हमने क्या किया लैंडस्केप कर दिया, तो लैंडस्केप करने के बाद भी हमारे पास क्या आ रहा है लेआउट, बिल्कुल सेम लेआउट आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ये चीजें हैं रिलेटिव लेआउट की, ठीक है, जो पहले ऊपर भी ये सारी चीजें थी। तो यहाँ पे देखिए कि पेरेंट के लेफ्ट साइड करना है, राइट साइड करना है, टॉप लेआउट करना है, बॉटम, वर्टिकल सेंटर या ओरिजेंटल सेंटर, ठीक है। तो ये सारे लेआउट्स हमारे पास बहुत रैम है। कोई भी आप एक्टिविटी के अंदर कोई भी यूजर इंटरफेस जो है डिजाइन कर रहे होते हो, तो इनका एक बहुत बड़ा जो है किरदार होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि मेरा मकसद क्या है कि डिजाइनिंग किस तरह से आपको करनी है अपने लेआउट की, ताकि वो तमाम जितने भी लेआउट्स हैं उन तमाम लेआउट्स के अंदर ऑटोमेटिकली जाके एडजस्ट हो जाए। क्योंकि अक्सर देखा होगा कि मोबाइल्स की जो साइज है वो कभी भी सेम नहीं होती, अक्सर मोबाइल की साइज क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। पहले मोबाइल्स जो थे वो छोटे साइज के आते थे, लेकिन अब जो मोबाइल्स आ रहे हैं उनकी स्क्रीन बहुत, यानी उनके स्क्रीन की जो हाइट है वो बहुत जो है ना लेंथी है, और जो विड्थ है वो बहुत जो है ना कम है। जैसे हम एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल्स के इन्फिनिक्स की जो मोबाइल है उसकी आप एग्जांपल ले लें, तो उसके अंदर ये चीज़ है कि उसकी हाइट बहुत बड़ी होती है मोबाइल्स की, और जो है उनके साइज बहुत छोटी होती है। अब क्या है कि रीसाइजिंग एंड repositioning. Apart from anchoring your views of the four edges of the screen, an easier way to customize the UI based on screen orientation to create a separate resource layout, ठीक है। यानी separate resource हमारे जो पास एंकरिंग जो वो बहुत ही मतलब इजी तरीका था कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं अपने यूआई को, ओरिएंटेशन जो भी हो हम ऑटोमेटिकली किस तरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। द रिसोर्स लेआउट फोल्डर कंटेंट द एक्सएमएल फाइल्स फॉर द यूआई ऑफ ईच ओरिएंटेशन, ठीक है। तमाम जितने भी हमारे पास जो एक्सएमएल फाइल है लेआउट्स है तमाम के तमाम लेआउट्स वाले फोल्डर के अंदर अवेलेबल होते हैं। To support landscape mode, you can create a new folder in the resource folder and name it as a layout land। देखिए अब सेकंड तरीका क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि रिसोर्स क्या होगा, लैंड लेआउट रिप्रेजेंटिंग लैंडस्केप, यानी लैंडस्केप के लिए अगर कोई आपको सेट करना हो। अच्छा अब क्या है फिगर के अंदर जो 3/3 है वो क्या शो कर रहा है कि कंटेंट इन फाइल main.xml, basically the main.xml file content within the layout folder for the activity and portrait mode। अब जो मैन एग्जाम्पल फाइल है ये क्या करेगा, पोर्ट्रेट मोड जो है मैं डिफाइन करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मैन डॉट एग्जाम्पल फाइल है, लेआउट फोल्डर के अंदर है, और मैन एग्जाम्पल अंडर द लेआउट लैंड, ठीक है। अब क्या होगा, इसने एक लेआउट लैंड जो है ना बनाया होगा, उसके अंदर जो ये क्या बोले कि इसको शो करवाएंगे, तो इसको देखते हैं कि इसने क्या किया होगा। यहाँ पे तो कुछ ऐसा शो ही नहीं हो रहा कि इसने कुछ किया हो। सिंपल एक रिलेटिव लेआउट लिया, उसके बाद एक बटन लिया, सेकेंड बटन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिक्स बटन है, ठीक है। सिक्स बटन के अंदर क्या किया इसने, आईडी लिया, विड्थ, हाइट, टेक्स्ट, सेंटर वर्टिकल, सेंटर हॉरिजॉन्टल, पेरेंट टॉप, जो नॉर्मल है, ऐसा कोई चेंजिंग नहीं आई। लेकिन यहाँ पे फिगर में हमारे पास कितने बटन आ रहे हैं, 2 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है हमारे पास 2 4 5 आ रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे इन्होंने ये जो दो बटन है हमारे पास, बटन 7 एंड बटन 6, ठीक है, अगर इन दोनों को आप देखो तो हमारे पास पोर्ट्रेट लेआउट में नजर नहीं आ रहे, लेकिन जब हम लैंडस्केप कर रहे हैं तो लैंडस्केप के अंदर हमारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। दो एक्स्ट्रा हमारे पास आ गए अभी मिडल मिडल में, टॉप एंड बॉटम के। When the activity is loaded in landscape mode, there are now 7 buttons, ठीक है, providing the different XML file are loaded when the device is in different orientation। यानी हमने जो अलग से एक लेआउट फाइल बनाया था उस लेआउट फाइल को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लोड किया। अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने लोड किया।
अच्छा, यानी जो जितने भी हमारे पास ये जो बोल्ड है, ठीक है, ये क्या होंगे, लैंडस्केप जब हम यूज करेंगे तो उस वक्त ये सारे शो होंगे। अच्छा, पहले हमने देखा कि किस तरह से जो है ना सेट कर रहे थे, दो हमने दो तरीके देखे थे, एंकर पॉइंट और सेकंड रिपोजिशनिंग। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैनेजिंग चेंजेस टू स्क्रीन ओरिएंटेशन, के स्क्रीन ओरिएंटेशन के अंदर जो चेंजेस हो रही है उनको किस तरह से हम लोग जो है मैनेज करेंगे, ठीक है। अच्छा, now that you have looked at how to implement the two techniques for adapting to screen orientation changes, let's explore what happens to an activity state when the device changes orientation. The following try it out demonstration, यानी अब हम प्रैक्टिकल की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, कि अगर प्रैक्टिकली करना चाहें तो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले बोला क्रिएट करो, आप जो है एप्लीके अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करो, मैन डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर आओ, जो एक्टिविटी मैन की फाइल है उसके अंदर आपको करना क्या है। यहाँ पे क्या बता रहे थे कि हम स्टेट्स को देखते हैं कि जो हमारे एक्टिविटी के जो स्टेट्स हैं उनमें किस तरह की जो है चेंजेस आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे जो हमने एक्टिविटी का जो पूरा लाइफ साइकिल था, जिसके अंदर हमने करके भी देखा था कि जब हम उसको चेंजिंग कर रहे थे उनके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आ रही थी। आपने क्या किया, सेम वही प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो दो, इसने क्या किया, एडिट टेक्स्ट दो यहाँ पे बना दिए, ठीक है, बोल्ड, यानी जब लैंडस्केप हो उस टाइम ये जो है शो होंगे। प्रोग्राम लिखने के बाद अब यहाँ पे क्या बोले, प्रेस F11 टू डिबग एप्लीकेशन, यानी जब आप एप्लीकेशन को रन करोगे तो क्या होगा, एंटर सम टेक्स्ट इनटू द टू एडिट टेक्स्ट, यानी जो दो एडिट टेक्स्ट आपने लिए हैं उनके अंदर आपको क्या करना है, टेक्स्ट शो करना है। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व द आउटपुट इन द लॉगकेट विंडो, यू नीड टू स्विच टू द डिबग पर्सपेक्टिव एंड इक्लिप्स, ठीक है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हमारे पास एक लॉगकेट का जो एक ऑप्शन होता है, टैब होता है नीचे, उसके ऊपर जब क्लिक करोगे, अब इसमें क्या है, सारे ये स्टेट्स हैं, स्टेट्स हैं। अब यहाँ पे आते हैं नीचे, देखते हैं किस तरह काम कर रहे हैं। फ्रॉम द आउटपुट shows in the logcat window, it is apparent that when the device changes orientation, the activity is destroyed, ठीक है। जब वो कोई भी चेंज होगी तो उससे क्या होगा, कंडीशन चेंज होगी, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टार्ट वगैरह पॉज स्टॉप डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है। डिस्ट्रॉय होने के बाद हमने क्या किया, ऑन क्रिएट, फिर क्रिएट किया अगेन, फिर स्टार्ट किया, उसके बाद रिज्यूम किया, सेम चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम एक्टिविटी ओपन है हमारी चल रही है, ठीक है, चलने के बाद जब हम अब क्या करें, ओरिएंटेशन को चेंज कर रहे हैं, जब ओरिएंटेशन हम चेंज कर रहे होते हैं तो सबसे पास से क्या होता है, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, ठीक है। ये चीजें हमने कर ली और उसके बाद क्या है, इट इज देन रिक्रिएटेड, यानी दोबारा से अगेन बन रहा है, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। अब एक कोई चीज और नोट करना कि जब आप नया फर्स्ट टाइम जब ओपन करते हो ओरिएंटेशन सेंड करने से पहले, ठीक है, जब ओरिएंटेशन सेंड नहीं करते उस टाइम जब आप एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय करो, मिनिमाइज करो, किसी और एक्टिविटी के अंदर जाओ, दोबारा से आओ, तो वहां पे आपको ऑन क्रिएट का जो है ये फंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको जस्ट ये दूसरे मिलेंगे, ऑन पॉज, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो जब ओरिएंटेशन चेंज करें तो क्या हो रहा है, ये अगेन दोबारा से जो है क्रिएट कर रहे सारी चीजों को। It is important that you understand this behavior because you need to ensure that you take the necessary steps to
प्रिजर्व द स्टेट ऑफ योर एक्टिविटी बिफोर इट चेंजेस ओरिएंटेशन। ठीक है, तो चीज़ों को समझना बिल्कुल लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल, you may have variables containing values needed for some calculations in the activity. For example, आपने क्या किया है कि कुछ वेरिएबल्स बनाए, ठीक है, और उन वेरिएबल्स को आपने क्या किया है कि जब आप यानी उन वेरिएबल्स के साथ आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। जब स्टेट चेंज होता है तो आपको इंफॉर्मेशन होना जरूरी है इन चीज़ों का, इसलिए कि कौन सी स्टेट्स में हमारी जो है ना वैल्यू गायब हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल सही से देखना। यहाँ पे देखो दो टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं ऊपर आऊँ, यहाँ पे जब हमने ये बनाया था तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, दो एडिट टेक्स्ट लिए थे, सही है। तो दो एडिट टेक्स्ट लिए थे। अब यहाँ पे हमारे पास देखो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट के अंदर हमने क्या किया, इनके अंदर दोनों के अंदर जो है ना टेक्स्ट टेक्स्ट लिख दिए। लेकिन जब ये लैंडस्केप में आया तो देखो नीचे वाले के पास, नीचे वाला जो था, देखिए उसके अंदर से क्या हो गया, ये गायब हो गया। नहीं, एक मिनट, गायब नहीं हुआ, जरा सा हम इसको पढ़ते हैं, एक मिनट। तो ये लिया हमने, ये हमारी एक्टिविटी थी, पूरा प्रोग्राम था। प्रोग्राम के बाद अब यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पढ़ लीजिए, यू हैव वेरिएबल्स कंटेंट वैल्यूज नीडेड फॉर सम कैलकुलेशन इन द एक्टिविटी। अच्छा, फॉर एनी एक्टिविटी यू शुड सेव वट एवर स्टेट यू नीड टू सेव इन द ऑन पॉज इवेंट। तुम्हें क्या बताया कि यू शुड सेव वट एवर स्टेट यू नीड टू सेव इन दी पाउस, यानी जो ऑन पाउस जो आपका स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे जो इस इवेंट के अंदर जो है ना आप क्या करोगे, अपने वेरिएबल को भी कॉल करवाओगे, इसके अंदर कोई वैल्यू सेव है विच इज फायर्ड। अच्छा, ये क्या है, ऑन पाउस और ऑन रिज्यूम ऑन स्टार्ट, ये क्या होते रहते हैं कि अक्सर चेंजिंग हो रहे हैं, ठीक है। विच इज फायर्ड एवरी टाइम द एक्टिविटी चेंजेस ओरिएंटेशन। द फॉलोइंग सेक्शन डेमोन्स्ट्रेट्स द different ways to save this state information। ठीक है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होता है जब आप डिस्ट्रॉय करते हो तो क्या होता है कि यानी हर दफा जो ये क्या कर रहा है, स्टेट को चेंज कर रहा है और किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर रहा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आप कोई डाउनलोडिंग के जो है एप्लीकेशन वगैरह बना रहे हैं तो उनके लिए भी, या किसी सर्विस को आपको पीछे चलाना है बैकग्राउंड के अंदर, तो इन एक्टिविटीज का बहुत बड़ा काम होता है। सिर्फ इनमें ये जो है इवेंट्स को समझना नहीं है, बहुत बल्कि बहुत अच्छी तरह से समझना है कि अगर हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, कभी प्रॉब्लम आ रहा है हमें कि बार बार ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं तो किस तरह से, कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, ओरिएंटेशन अगेन चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आपको चेक करना होगा। ये सारे मिनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर। सिर्फ एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर नहीं, ये हमारे पास जावा, अगर आप लोगों ने जावा के अंदर एप्लेट पढ़ा होगा, जावा एप्लेट, तो उसके अंदर भी ये सेम ही जो है ना कॉन्सेप्ट है एक्टिविटी की, ठीक है। क्योंकि जावा एप्लेट किस लिए हम लोग यूज करते हैं, जावा एप्लेट वेबसाइट्स के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने क्या किया, कोई एक गेम बना दिया या कोई एनिमेशन बनाया वेबसाइट्स के लिए जावा के अंदर, तो क्या करोगे आप, एप्लेट के अंदर बनाओगे, ठीक है, जावा एप्लेट के अंदर। नॉर्मल जो हमारे पास जावा है उसके अंदर आप नहीं बनाओगे डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए। तो उसके अंदर भी ये सारे जो है ना स्टेट्स हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि लैंड पोर्ट्रेट है और यहाँ पे लैंडस्केप है, ठीक है। So another important behavior to understand is that only views that are named view the Android ID attribute in an activity will have their state uh, persisted when the activity they are content and is destroyed, ठीक है। अब वो तमाम एट्रीब्यूट्स या जो व्यूज जिनको आपने आईडी एट्रीब्यूट दिया होगा, ठीक है, उनका क्या होता है कि वो अपने स्टेट को पर्सिस्टेंट रखते हैं, यानी उनका स्टेट चेंज नहीं होता जब वो डिस्ट्रॉय होकर, डिस्ट्रॉय होने के बाद दोबारा से जो रिक्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, द यूजर में चेंज ओरिएंटेशन व्हाइल एंटरिंग सम टेक्स्ट इनटू एन एडिट टेक्स्ट। ठीक है, जब एक यूजर क्या कर रहा है, कोई भी टेक्स्ट इंटर कर रहा है एडिट टेक्स्ट के अंदर, अब करने के बाद वो क्या करता है, अपना व्यू चेंज करता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब व्यू चेंज होता है तो टेक्स्ट रिमेनिंग रहता है, रिमूव नहीं होता। अच्छा, when this happens, any text inside the edit text view will be persisted and restored automatically when the activity is recreated. And contrast, if you do not name the edit text,
we are using the android.id attribute, the activity will not be able to process the text currently content within. अच्छा, अब यहाँ से देखें कि क्या समझ में आ रहा है। ये दो एडिट टैग्स हैं, एक के अंदर हमने क्या दिया, आईडी दिया है, और सेकंड के अंदर हमने आईडी नहीं दिया। जब यहाँ पे हमारे पास पोर्ट्रेट है तो दोनों के अंदर हमने क्या किया, टैक्स इंटर किया। टैक्स इंटर करने के बाद हमने क्या किया, दोनों का स्टेट चेंज कर दिया। जैसे मैं चेंज किया, जो फर्स्ट वाला हमारे पास एडिट टैक्स का, उसके अंदर जो टैक्स है रिमेनिंग है, और लेकिन जो सेकंड वाला तुम्हारे पास है जिसका हमने आईडी नहीं दिया था, यहाँ से क्या हो गया, टैक्स रिमूव हो गया। समझिए, इसका मकसद ये है दोनों डायग्राम्स का। क्या बोल रहे हैं कि persisting state information during changes in configuration, ठीक है, configuration के changes की बात है। So far you have learned that changing screen orientation destroys an activity and recreate it। जब अब तक हमने ये पढ़ा है कि जब हम चेंजिंग करते हैं ओरिएंटेशन की स्क्रीन की, तो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय करने के बाद दोबारा से रिक्रिएट करता है। तो क्या है, keep in mind that when an activity is recreated, the current state of the activity may be lost। तो एक्टिविटी जो करंट स्टेट होती है लॉस्ट हो सकता है। व्हेन एन एक्टिविटी इज किल्ड इट विल फायर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग टू इवेंट्स। ठीक है, जब आप बंद कर रहे होते हैं तो दो स्टेट्स कॉल होते हैं। ठीक है, ऑन पॉज, दिस इवेंट इज ऑलवेज फायर्ड व्हेन एवर एन एक्टिविटी इज किल्ड और पुश्ड इनटू द बैकग्राउंड। यानी जो पॉज हमारे पास है, जब हम उसको मिनिमाइज करते हैं या कोई और ओपन करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि ऑन पॉज जो हमारे पास इवेंट है वो कॉल होता है, और सेकंड हमारे पास कौन सा इवेंट है, ऑन से इंस्टेंट स्टेट। ठीक है, ये दोनों हमारे पास हमेशा कॉल होती है। तो दिस इवेंट इज आल्सो फायर्ड व्हेन एवर एन एक्टिविटी इज अबाउट टू बी किल्ड और पुट इनटू द बैकग्राउंड। ठीक है, जब भी बैकग्राउंड या डिस्ट्रॉय होता है तो ये स्टेट हमारे पास लाजमी कॉल होती है, जस्ट लाइक द ऑन पॉज इवेंट। However, unlike the on pause event, the on state instant event is not fired when an activity is being unloaded from the stack। ठीक है, जब तक स्टैक से अनलोड नहीं होता तो जो है ना एक्टिविटी से जो है ना चीजें फायर नहीं होती। फॉर एग्जांपल, व्हेन द यूजर प्रेस्ड अ बैक बटन बिकॉज देयर इज नो नीड टू रिस्टोर इट्स स्टेट लेटर। जब आप बैक बटन दबाते हो, इसका मतलब क्या है कि आपने ये एक्टिविटी खत्म कर ली, आप बैक चले गए। जब दोबारा जब आप इस एक्टिविटी पे आओगे, तो इस एक्टिविटी आओगे तो क्या होगा, ये नए सिरे से क्या होगा, जनरेट होगी। ठीक है, एक्टिविटी के जितने भी व्यूज वगैरह। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है कि डिटेक्टिंग ओरिएंटेशन चेंजेस के, ओरिएंटेशन के चेंज को हम लोग किस तरह से डिटेक्ट करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, समटाइम्स यू नीड टू नो द डिवाइस करंट ओरिएंटेशन ड्यूरिंग रन टाइम। समटाइम कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन है कि आपको क्या करना पड़ता है कि जो हमारे पास ओरिएंटेशन है, मैंने हमारी एक्टिविटी के या एप्लीकेशन के, तो उसके पोजीशन को जो है चेक करना लाजमी होता है हमारे पास। To determine that you can use the window manager class। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विंडो मैनेजर क्लास यूज करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कुछ गेम्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको जैसे ही हम ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, लैंडस्केप मोड में चले जाते हैं। पोर्ट्रेट जो है ना, पोर्ट्रेट मोड पे नहीं चलते। तो द फॉलोइंग कोड स्नैप डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ यू कैन प्रोग्रामेटली डिटेक्ट द करंट ओरिएंटेशन ऑफ योर एक्टिविटी। तो करंट ओरिएंटेशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, विंडो मैनेजर ऑब्जेक्ट बनाया हमने, इज इक्वल टू गेट विंडो मैनेजर। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा डिस्प्ले डी, डिस्प्ले डी इज इक्वल टू, और इससे के अंदर हमने क्या किया, गेट डिफॉल्ट डिस्प्ले। डिस्प्ले की जो भी ओरिएंटेशन होगी, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट स्टेट होगी, उस स्टेट को जो है हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अभी डिस्प्ले से हम लोग क्या करें, डी डॉट गेट विड्थ ग्रेटर देन डी डॉट गेट हाइट। अब यहाँ पे देखो हो रहा है, डिस्प्ले हमने लिया, अब हम क्या चेक करें, अगर विड्थ जो है बड़ा है हाइट से, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ओरिएंटेशन क्या है, लैंडस्केप है। एल्स क्या होगा, ये पोर्ट्रेट होगा। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास जो है ना इसकी हाइट बड़ी होगी और विड्थ छोटी होगी, उसका मतलब लैंडस्केप। अगर हमारे पास विड्थ बड़ी है और हाइट छोटी है तो उसका मतलब लैंडस्केप।
अब यहाँ पे क्या करें, कंट्रोलिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, कि एक्टिविटी के जो ओरिएंटेशन को हम लोग किस तरह से कंट्रोल करेंगे। Occasionally, you might want to ensure that your application is only displayed in a certain orientation. For example, you may be writing a game that should only be viewed in landscape mode. जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया कि कुछ गेम ऐसे होते हैं डायरेक्टली लैंडस्केप मोड में चलते हैं। In this case, you can programmatically force a change in orientation using the set request orientation। ठीक है, ये हमारे पास जो एक मेथड है, इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्या किया हमने, ये सिंपल हमारे पास ऑन क्रिएट की चीजें थी। हमने क्या किया, सेट रिक्वेस्ट ओरिएंटेशन, उसके बाद हमने क्या किया, एक्टिविटी इन्फो डॉट स्क्रीन ओरिएंटेशन लैंडस्केप। ठीक है, अच्छा, टू चेंज द पोर्ट्रेट मोड यूज द एक्टिविटी इन्फो डॉट स्क्रीन ओरिएंटेशन डॉट पोर्ट्रेट। सिर्फ ये लाइन लिखने से जो है आपकी क्या हो रही है, स्क्रीन ओरिएंटेशन बिल्कुल चेंज हो रही है। अच्छा, अब ये एक और तरीका भी है कि we said using the set request orientation method you can also use the Android screen orientation attribute on the activity। जहाँ पे जो आपके जो एक्टिविटी होगा ना, मैं यहाँ पे आने के बाद एक एट्रीब्यूट दोगे स्क्रीन ओरिएंटेशन की, और इसको यहाँ पे क्या कर दोगे, लैंडस्केप। तो यहाँ से भी क्या होगा कि आपकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। जैसे ही आप ओपन होगी, ओपन होते साथ ही चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये अलग सब्जेक्ट। ये हमारा हो गया चैप्टर। यहाँ पे कोई क्वेश्चन वगैरह किसी को करना है? अच्छा, क्रिएटिंग द यूजर इंटरफेस प्रोग्रामली, ये तो हम पहले भी कुछ चीजें कर चुके हैं इसके अंदर। ये जैसे ये लिनियर लेआउट हम बना रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से भी आप कर सकते हैं प्रोग्राम पे। लेकिन हमने क्या चीजें की थी इस तरह से कि टेक्स्ट व्यू या एडिट टेक्स्ट के अंदर कोई स्ट्रिंग हमें लेना हो, वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना हो, या किसी बटन के ऊपर जो है ना ऑन एक्शन बटन इवेंट परफॉर्म करवाना हो, या कोई लेआउट या सेट टेक्स्ट यूज करना हो। ठीक है, टेक्स्ट व्यू तो उसके अंदर कोई हम जावा के जरिए टेक्स्ट वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हम कर चुके हैं कुछ। तो बस यही तक करते हैं। ये अलग एक टॉपिक है, लिसनिंग फॉर यूआई नोटिफिकेशन। ठीक है, ये हमारे पास अलग टॉपिक है। यहाँ तक आप लोग के समझ में आया कि सिर्फ लेआउट के आज समझा हमने कि लेआउट के साथ कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं और किस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को सेट करते हैं। ओरिएंटेशन के प्रॉब्लम्स को हमने देखा था, जो कि आपके चैप्टर है ये ना, ठीक है ना, एडाप्टिंग, हाँ, एडाप्टिंग टू डिस्प्ले ओरिएंटेशन। ठीक है, मैनेजिंग चेंजेस टू। यहाँ ये हमने जो है ना दो टॉपिक आज ये पढ़ लिए। और यहाँ पे एक्शन बार वगैरह हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से एक्शन बार वगैरह जो है ना पढ़ना है। तो यूजर इंटरफेस भी हम बना चुके थे, तो उसके अंदर वही टेक्स्ट फील्ड वगैरह कुछ भी नहीं, बाकी ऊपर के तकरीबन सारी चीज़ें जो है हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ ये फ्रेगमेंट रहता है। ठीक है, बाकी कॉलिंग एंड फंक्शन वगैरह, यूजिंग इंटेंट, डिस्प्ले नोटिफिकेशन वगैरह, कंपोनेंट ऑफ स्क्रीन। ठीक है, ये भी हमने देखा, कंपोनेंट ऑफ स्क्रीन, ये एडॉप्टिंग वगैरह। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, यूटिलाइजिंग एक्शन बार। बस यहाँ तक देख लिया। आप क्या, लिसनिंग फॉर यूआई नोटिफिकेशन जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, और उसके साथ साथ हम व्यूज और क्या, यूजर प्रेफरेंसेस। ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो प्रेफरेंस वगैरह क्या है हमारे पास, शेयर प्रेफरेंसेस वगैरह, यानी जिस तरह से आप लोग वहाँ पे पीएचपी के अंदर हमने सेशन यूज किया था ना डेटा को स्टोर करने के लिए, तो यूजर प्रेफरेंस का काम सेम है। यानी इसके लिए हम लोग शेयर प्रेफरेंस वगैरह यूज करके
डेटा को स्टोर करवाएंगे। तो आज हमारी 5th लेक्चर थी ना शायद, तो हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। यानी मैं इतना पढ़ चुके हैं कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट का पूरा लेआउट बना सकते हो। लेकिन इसमें से एक दो चीज ऐसी है मैं कुछ ऐड करूंगा, तो हम कोशिश ये है कि हम ज्यादा ना पढ़े, बस ये बस बहुत है ना हमारे लिए। फिर बाकी जो है हम मिड के बाद ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इतने सर ये परसिस्टिंग डेटा ये डेटाबेस से या डेटा को किसी स्टोरेज वगैरह कैशे वगैरह में? अब यहाँ पे देखो दो चीजें, आप डेटाबेस से भी ले सकते हो और किसी फाइल से भी ले सकते हो। मेरा टारगेट क्या है, देखिए प्रेफरेंसेस है ना, इसके अंदर हम यूज करेंगे, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है हमको, ठीक है। और सेकंड हम मैं क्या करूँगा कि जो हमारे पास जेसन फाइल होती है ना, जेसन फाइल के जो डेटा है उसको हम लोग किस तरह से जो है ना यूज करेंगे, यानी उसके किस तरह से हम लोग डेटा को ऑब्जेक्ट्स या एरे के अंदर कन्वर्ट करेंगे, लूप से किस तरह से निकाल सकते हैं, वन बाय वन किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये चीजें जो है ना मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये चीजें आगे जाके हमें जो है ना काम आएंगी। बाकी सेंडिंग डेटा वगैरह ये components, ये सेंडिंग एसएमएस, शेयरिंग डेटा वगैरह, ये सारे कंपोनेंट्स वगैरह हमारे पास जो 4 मेन कंपोनेंट्स है ना एंड्रॉइड के, ये इनका उनके अंदर आते हैं। तो वो भी मुझे पढ़ाना है, यहाँ पे तो नहीं है खैर आउटलाइन के अंदर, लेकिन मुझे पढ़ाना है। 4 4 5 5 लाने की डेफिनेशन है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। तो ये ओरिएंटेशन वाला जो डिस्प्ले है इसको प्रैक्टिकल कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको जो है एक असाइनमेंट यहाँ पे दिया है। असाइनमेंट 2 कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर आपको जो है मिल जाएंगे वहां से, बुक के अंदर सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देखने हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमने डीपी यूनिट्स वगैरह, उस जगह आप जाओगे, अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, 4 सवाल उस चैप्टर से हैं और बाकी ये 4 सवाल सेकंड चैप्टर से हैं। तो ये आपको सेकंड चैप्टर्स में मिल जाएंगे, और ये आपको कहाँ से मिलेंगे, हाँ यहाँ से। अच्छा, फर्स्ट जो असाइनमेंट था, फर्स्ट असाइनमेंट के भी जो है ना आपके पास रखे होने चाहिए, ठीक है। असाइनमेंट्स को घुमाना नहीं है, आप मुझे सबमिट करवाओगे असाइनमेंट्स। और ये जो हमारे पास सेकंड असाइनमेंट है, ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है, हैंड रिटन में लिख के पीडीएफ बना के सबमिट करवाना, लेकिन अपने पास सेव करके रखना, हम मुझे सबमिट करवाओगे जब भी यूनिवर्सिटी शायद इंशाल्लाह मंडे से ओपन हो, या थोड़ा सा और डेट जो है आगे बढ़े। ठीक है। ठीक है सर। बाकी सर लैब टास्क तो नहीं है ना इसमें? लैब टास्क यही होगा कि आपको ओरिएंटेशन वगैरह जो चेंज करके दिखाने होंगे, इसके अंदर है, बुक के अंदर है, बुक को पढ़ा हुआ अवेलेबल है ना क्लासरूम के अंदर। लेकिन आप असाइन तो नहीं कर रहे ना सर? हाँ, मतलब वो उसके लिए थ्रेड तो नहीं बना रहे ना जहाँ पे सबमिट करना होगा? मैं वो तो बनाऊंगा ना। ये ठीक है सर। असाइनमेंट टास्क प्रैक्टिस के लिए होती है कि प्रैक्टिस आप लोग करो। और यहाँ पे मैंने एक बुक और भी जो है ना आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये सर वो एक्सएमएल में जाके सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज किया, वो तो हम पहले कर चुके हैं। उसका क्या टास्क क्या चीज। बनाना? ओरिएंटेशन के लिए क्या टास्क बनाना, उसमें तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ओरिएंटेशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। नहीं, हमने नहीं किया पहले, कब किया। जो हम लोग यहाँ लॉगिन पे पेज वगैरह भी ओरिएंटेशन की बना। बात हो रही है कि ऑटोमेटिकली अगर आपको ओरिएंटेशन जैसे ही आपका एप्लीकेशन ओपन हो, डायरेक्ट लैंडस्केप में ओपन हो, किस तरह से होगा, इस तरह के जो है ना बना देंगे। आपको करने होगा। ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा फाइंड अप करता हूँ क्लास को।